इथिक्स की आज की क्लास में हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे जो कि आजकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। ये चुनौती है कि मतदान प्रक्रिया में नागरिकों की जो बढ़ती अरुचि है, नागरिकों की रुचि कम होती जा रही है मतदान प्रक्रियाओं में। लोग मतदान प्रक्रिया में कम से कम हिस्सा ले रहे हैं। इथिक्स का जीएस का पेपर का केस स्टडी का जो पेपर है, सेक्शन है, वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़िए। और मैं एथिक्स की क्लास में हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन को, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको अंडरलाइन करिए। अंडरलाइन करेंगे तो लिखते समय, आंसर राइटिंग के समय आप उनको ध्यान से एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, आपके स्क्रीन पर लिखा है। आपको चुनाव आयोग द्वारा एक बूथ स्तर के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। मतलब आप एक ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जो बूथ स्तर के वहां पे एक शीर्ष अधिकारी हैं, जो एक दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्र में चुनाव के संचालन की निगरानी करता है। मतलब आप एक आईएएस ऑफिसर हैं जो रिमोट एरिया में चुनाव के संचालन की निगरानी कर रहे हैं। चुनाव तैयारियों के दौरान आपको अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। अधिक से अधिक मतदान मतलब ज्यादा से ज्यादा टर्नआउट हो। इसके लिए आप गांव में लोगों के साथ बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए श्रृंखलाबद्ध बैठकें करते हैं। हालांकि वे आपको इस तथ्य से रूबरू कराते हैं कि पिछले कई चुनाव के बावजूद प्रतिनिधियों द्वारा किए गए वायदे पूरे नहीं हुए हैं, और यहां तक कि आजीविका की बुनियादी जरूरतें भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में वे आपकी अपीलों से अनभिज्ञ हैं, यानी कि आप बार बार अपील कर रहे हैं कि आप कृपया आइए, चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लीजिए, भाग लीजिए, पर लोगों की जरूरतें ही नहीं पूरी हुई। वहां के जनप्रतिनिधियों ने समय ही नहीं दिया लोगों के बीच जाकर, तो लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। लोग आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वोट का आश्वासन देने की बात तो छोड़िए, वो चुनाव में बिल्कुल ही भागीदारी नहीं करना चाहते। ये है क्वेश्चन। और इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इस स्थिति में हितधारकों को उनके हितों के साथ पहचाने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन में चीज आता है। मतलब स्टेक होल्डर्स का क्या, इस पूरी प्रक्रिया में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं और उनके इंटरेस्ट क्या है, इसको पहचानना है। इसको कायदे से पहचानेंगे तब जवाब का कंसेप्ट क्लियर होगा। और दूसरा, लोगों को समझाने और अधिकतम मतदान सुनिश्चित करने के लिए आप किन कारकों को ध्यान में रखेंगे। ये दो क्वेश्चन है। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि पहले आप अप्रोच लिखेंगे। आपका अप्रोच क्या होगा? लोकतंत्र के प्रभावी कामकाज की चुनौतियों में से एक के रूप में मतदाताओं के कम मतदान को संक्षेप में रेखांकित करें। फिर दूसरा काम क्या करेंगे आप? सूक्ष्म और बृहद स्तर पर सभी हितधारकों को उनकी रुचि के साथ पहचानेंगे। और तीसरा अप्रोच क्या होगा आपका? उन सभी कारकों पर प्रकाश डालिए जिस पर आप लोगों को मतदान के लिए मनाने के लिए विचार करेंगे। तीन चीजें हैं। तीन चीजें क्या है, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। आप बताएंगे कि मतदाताओं का जो कम मतदान है, उ, उसके क्या चुनौतियां हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों लोग वोट देने नहीं जा रहे हैं। उन चुनौतियों को लिखेंगे पहले। उसके बाद मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल, मतलब बड़े स्तर पर और छोटे स्तर पर जो भी स्टेक होल्डर हैं और उनकी जो रुचियां हैं उनके बारे में विस्तार से लिखेंगे। और तीसरा, कौन से ऐसे फैक्टर की मदद से आप लोगों को कन्विंस करेंगे कि आप प्लीज चलिए, मतदान करिए। ये लोकतंत्र का अद्भुत उत्सव है। चूंकि आप वहां पे जिलाधिकारी भी हैं और बूथ लेवल ऑफिसर भी हैं, तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप एक बड़े अधिकारी हैं और आपको इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चुनौती को हैंडल करना है। तो कैसे हैंडल करेंगे? फर्स्ट पैरा क्या लिखेंगे? लोकतंत्र अनिवार्य रूप से उन संस्थाओं के बारे में है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के लिए और उनके द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। मतदान ऐसी संस्थाओं के गठन की दिशा में पहला कदम होता है। फिर भी लोकतंत्र की स्वाभाविक रूप से धीमी प्रगति के कारण, मतलब आप लिखेंगे कि धीमी प्रगति है इसीलिए लोग संतुष्ट नहीं है, लोग नाराज हैं। लोगों के पास सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है।
जब इतनी जरूरतें पूरी नहीं होंगी तो एक आम आदमी यही कहेगा ना कि चुनाव का फायदा क्या है, जब पानी ही नहीं है, बिजली ही नहीं है, सड़कें ही नहीं, स्कूल नहीं है, तो लोग नाराज होंगे। ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है। और इस कारण जनता मतदान को एक निरर्थक अभ्यास के रूप में मानती है बहुत सारे इलाकों में। और ये केस स्टडी इसी बात को दर्शाता है। ये आपका फर्स्ट पैरा होगा। फिर क लिखेंगे फर्स्ट पार्ट। इस स्थिति में निम्नलिखित हितधारकों को उनके हितों के साथ पहचाना गया है। कौन कौन से हितधारक हैं? ध्यान दीजिए। स्टेक अब ये आप फ्लो चार्ट बनाएंगे अपने एग्जाम में, जितना फ्लो चार्ट बनाएंगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। जो सबसे बड़ा ग्रुप है उसको आप इधर थोड़ा किनारे लिखेंगे, मतदाताओं के। इसको मैं थोड़ा अंडरलाइन भी कर दूं ताकि आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ में आए। जो सबसे बड़ा ग्रुप है और जो सबसे सेंसिटिव पार्ट है उसमें कौन है? महिलाएं हैं, युवा, बुजुर्ग, पहली बार मतदान करने वाले मतदाता। ये पहला स्टेक होल्डर हो गया। उसके बाद बाकी स्टेक होल्डर में कौन आएंगे? गांव के सभी जो वोटर्स जिनका रजिस्ट्रेशन है, जिलाधिकारी, राष्ट्र, भारत एक राष्ट्र है वो भी स्टेक होल्डर है। क्योंकि कोई भी छोटी से छोटी जो प्रक्रिया है भारत में, कोई छोटा 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 राज्य है, वहां कुछ भी गतिविधियां होंगी तो वो हमारे देश के विकास को प्रभावित करेगा। स्थानीय राजनीतिक दल और नेता, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इन्हीं की वजह से तो सारी दिक्कतें पैदा हुई हैं। अगर ये काम कर लेते तो चीजें नहीं होती। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इन सारे चुनाव को निगरानी करता है, स्थानीय स्वशासन निकाय। और चूंकि मैं खुद एक जिलाधिकारी हूँ और बूथ लेवल ऑफिसर के तौर पे वहां गया हूँ, तो मैं खुद इस यहाँ का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हूँ। और मेरे ऊपर, मेरी गतिविधियों से पर सारी चीजें निर्भर हैं कि कैसे हम इस चुनौतियों से निपटे। फिर आप जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके बारे में एक एक लाइन लिखेंगे। पहला, पहले स्टेक होल्डर है गांव के सभी पंजीकृत मतदाता। तो आप लिखेंगे सभी पंजीकृत मतदाता मतदान अवश्य करें, क्योंकि जब वे अपना प्रतिनिधि चुनेंगे तभी विकास संकेतकों में सुधार होगा। जब अच्छा प्रतिनिधि आएगा वही तो कदम उठाएगा ना, वही सड़कें बनाएगा, बिजली की व्यवस्था कराएगा, पानी के लिए विभिन्न स्रोत लगाएगा। और जहां पर आज तो कंप्यूटर का जमाना है, किसान भाइयों को जो रिमोट एरियाज हैं उनको कंप्यूटर की जरूरतें, आईसीटी के एप्लीकेशन सिखाएगा। और एप्लीकेशन सिखाएगी कैसे वो ऑनलाइन जाके अपनी विभिन्न जरूरतों को पूरा कर सकता है और देश को एक नई दिशा दे सकता है। ये सारी विकास संकेतकों में सुधार होंगे। फिर आप मतदाताओं के विशेष समूहों का जिक्र करेंगे। तो मतदाताओं के विशेष समूहों में कौन कौन शामिल है? पहला, महिलाएं और युवा। क्योंकि चुनाव आयोग की व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी जो योजना है, महिलाओं और युवाओं पर ध्यान केंद्रित करती है। ये कौन सी योजना है? स्वीप योजना। यही है स्वीप योजना, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्शन पार्टिसिपेशन, स्वीप। स्वीप योजना महिलाओं और युवाओं पर ध्यान केंद्रित करती है कि वे मतदान के माध्यम से अपने राजनीतिक अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए बड़ी संख्या में बाहर आए। निष्पक्ष मतदान में भाग लेना उनके हित में है, क्योंकि वे चुने गए प्रतिनिधियों की नीतियों से गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। अगर चुना गया प्रतिनिधि ईमानदार नहीं होगा, डायनेमिक नहीं होगा, तो कैसे आपकी समस्याओं को आगे ले जाएगा? दूसरे कौन स्टेक होल्डर है? बुजुर्ग। सबसे ज्यादा मेच्योर यही लोग हैं। इन्होंने पूरी दुनिया देखी है, इन्हें गांव की समस्याएं पता है, इनको पता है इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो आपको सबसे पहले इनको विश्वास में लेना पड़ेगा। आप एक जिलाधिकारी हैं और मतदान वहां अच्छी तरह से करवाने की जिम्मेदारी आपको दी गई है। तो आप इन बुजुर्ग लोगों से मिलेंगे, उनसे इंटरेक्शन करेंगे और मतदान के लिए इनको प्रोत्साहित करेंगे। तीसरा, जो पहली बार मतदान करने वाले युवा हैं, आप उनके बीच जागरूकता फैलाएंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि वे युवा हैं और शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य नीति से सबसे ज्यादा प्रभावित है। ये सबसे ज्यादा संवेदनशील वर्ग है, तबका है।
जिसका देश के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। और उसके बाद आप अगला जो स्टेक होल्डर है कौन है? स्थानीय राजनीतिक दल और राजनेता। तो इनके बारे में आप क्या करेंगे? क्योंकि आप वहां के जिलाधिकारी हैं, तो आपका कर्तव्य है कि ये जो महाशय लोग हैं वो क्या करें? आदर्श आचार संहिता जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का पालन करें और स्वतंत्र और निष्पक्ष नैतिक प्रक्रिया अपनाएं। क्योंकि इनकी गतिविधियों से ये लोग हताश हैं और इन्होंने एक यहाँ के स्थानीय लोगों ने एक मन बना लिया है कि ये लोग कानून का पालन खुद ही नहीं करते हैं, ये खुद ही निष्पक्ष नहीं होते, इनमें नैतिकता की कमी होती है, जिससे क्या है, उनके यहाँ का विकास प्रभावित होता है। तो आप कोशिश करेंगे ये सारी चीजें वो अपनाएं। फिर आप लिखेंगे मतदाताओं के अविश्वास ने चुनावी प्रक्रिया को खतरे में डाल दिया है। अगर मतदाताओं में अविश्वास पैदा हो जाएगा तो जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र का उत्सव है मतदान, वो प्रक्रिया क्या है, खतरे में चली जाएगी। इससे राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। इसलिए जरूरी है कि मतदान प्रक्रिया में लोगों की अधिकतम भागीदारी हो। अब अगला स्टेक होल्डर है जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर सुचारू चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी होते हैं। और अगर जनता कम भागीदारी करती है, कम लोग चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, इसका मतलब कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब जो हैं अपने कर्तव्य में विफल हो गए हैं, असफल हो गए हैं। क्योंकि ये तो उन्हीं की जिम्मेदारी है ना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। अगला स्टेक होल्डर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यदि मतदाताओं का चुनाव प्रक्रिया में विश्वास कम होता है तो इसका मतलब है कि आयोग की क्षमता सीमित हो रही है। और फिर राष्ट्र, भारत एक राष्ट्र के तौर पर इस पूरी प्रक्रिया में स्टेक होल्डर होगा। क्योंकि देश का कोई भी हिस्सा है, तबका है या भाग है, वहां का विकास अगर होगा तभी तो हम समावेशी विकास की बात कर सकेंगे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बने। ये हिस्सा बिना बिना ये संभव नहीं है। अगर किसी समाज में असंतोष, निराशा और अराजकता होती है तो ये एक देश के तौर पर बड़े ही दुखद स्थिति की शुरुआत होगी। स्थानीय स्वशासन निकाय ये भी स्टेक होल्डर होगा। कैसे होगा? नागरिकों के रूप में मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के अपने कर्तव्य के बारे में जनता को शिक्षित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और फिर मैं जिलाधिकारी भी हूँ, मतदाता भी हूँ, और मुझे मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वहां पर बूथ लेवल ऑफिसर बनाया गया है। और अगर लोग चुनाव कर में मतदान देने नहीं आएंगे, इसका मतलब मैं प्रोफेशनली असफल हो गया। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्रोफेशनली लोगों को कन्विंस करूं ताकि लोग मतदान प्रक्रिया में भाग लेते। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट आपका क्या है? लोगों को समझाने और अधिकतम मतदान सुनिश्चित करने के लिए आप किन कारकों को ध्यान में रखेंगे? लोगों को वोट देने के लिए राजी करने के लिए जिन कारकों को ध्यान में रखूंगा वे इस प्रकार हैं। पहला, निर्वाचित प्रतिनिधियों में विश्वास की कमी। दूसरा, चुनाव की उपयोगिता के प्रति उनके रवैये में कठोरता। लोग रिजिड हो गए हैं कि चुनाव का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, जब सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, इस चुनाव का कोई रोल ही नहीं है मेरे लिए। चुनाव प्रक्रिया के महत्व की सीमित समझ। वो चूंकि एक दूर दराज का इलाका है, लोगों में इस बात की समझ नहीं है कि अगर वो भाग नहीं लेंगे तो ये तो और भी बुरी स्थिति होगी, खराब किस्म के जनप्रतिनिधि आ जाएंगे जो खुद आपका शोषण करेंगे। मतदाताओं के लिए उपलब्ध जवाबदेही तंत्र के बारे में अनभिज्ञता। शायद ये वो लोग हैं जिनको पता नहीं है कि आज ऐसे ऐसे जवाबदेही तंत्र आ गए हैं जिनका आप इस्तेमाल करके आप इनके ऊपर दबाव डाल सकते हैं, इन नेताओं पर। इसके बारे में उनको जानकारी देंगे। और चूंकि एक दूर दराज का इलाका है, यहाँ पे सड़कें नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, कंप्यूटर नहीं है,
बिजली नहीं है। तो एक बड़ी चुनौती है कि कैसे लोग इस चीज से निपटेंगे। इस प्रकार यदि चुनाव के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल दिया जाता है और उनकी संज्ञान को ठीक कर दिया जाता है, तो मैं एक जिलाधिकारी के तौर पर, एक बूथ लेवल ऑफिसर के तौर पर लोगों को आश्वस्त कर सकता हूं और अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित कर सकता हूं। ये निम्नलिखित तरीकों के जरिए किया जा सकता है। क्या करेंगे आप? लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। याद रखिए कि इथिक्स का पेपर आपके इंटरव्यू की भी तैयारी करवाता है, इसलिए इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़िए। पिछले सालों में पीछे पूछे गए क्वेश्चन है और आगे भी इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। ध्यान से पढ़िए, जो मैं स्क्रीन पर लिखा हूं यही आपको लिखना है आपके एक परीक्षा में, और आप इंटरव्यू में भी ऐसे ही अपने सवालों को जवाब देंगे अगर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। क्या करेंगे आप? ग्रामीणों द्वारा उठाए गए जितनी भी समस्याएं हैं उनको आप ध्यान से सुनेंगे। फिर बुजुर्गों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करेंगे और युवा पीढ़ी को शिक्षित करेंगे कि आप तो युवा हैं, आप इस देश का भविष्य हैं। आपके आने से ही आप जब इन जो कदम उठाएंगे उसका इस देश पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। उनको मोटिवेट करेंगे। मोटिवेट तभी कर पाएंगे जब आप खुद मोटिवेटेड हो। तो पहले तो खुद मोटिवेट होइए, खुद ये सारी चीजें समझिए और फिर उनको मोटिवेट करिए। चौथा क्या लिखेंगे? आंगनवाड़ी आशा जो कार्यकर्ता हैं उनसे कहेंगे कि आप जमीनी स्तर पर काम करिए। लोगों से, चूंकि आप लोगों से मिलते जुलते हैं, विभिन्न प्रकार के पोलियो अभियान, टीका कार्यक्रम में आप भाग लेते हैं, इसलिए आप यहाँ जनता से ठीक तरह से वाकिफ हैं। जैसे मान लीजिए घर में कोई बच्चा पैदा हुआ और आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता गई, उसको टीका लगाई, तो एक कनेक्शन बन जाता है, एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। तो वो जाके समझाएंगे, इसका असर होगा कि हाँ, अगर आशा दीदी कह रही है तो बात सही है कि जिलाधिकारी भैया आए हैं, हम लोग भाग लेंगे, तो एक इमोशनल बॉन्ड होगा। ये आपको करना पड़ेगा, इस तरह के कनेक्शंस पैदा करने पड़ेंगे और इस तरह के कदम ही आपको अपने प्रोफेशनल जो उद्देश्य है उनमें सफल बनाएंगे। फिर क्या है? युवा और महिला मतदाताओं को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और उन्हें यह भी समझाएंगे कि सही व्यक्ति को वोट देना चाहिए जो उन्हें लगता है कि बदलाव ला सकता है। लोगों को शिक्षित करेंगे कि जब तक वो चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे तब तक मतदान के रूप में वो अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं निभा रहे हैं। क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं, इसलिए आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि देश में बदलाव आए। उनको हम नोटा के बारे में शिक्षित करेंगे। नोटा का मतलब नन ऑफ द एबव जो सेक्शन लगाया गया है, कि अगर आप इनमें से किसी भी नेता को पसंद नहीं करते, ठीक है, आप नोटा को टिक कर दीजिए। नोटा के माध्यम से अपना असंतोष दर्ज दर्ज करा सकते हैं। चुनाव के संवैधानिक प्रावधानों के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों के बारे में उनको आप शिक्षित करेंगे। नोटा जो है 2014 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शुरुआत की थी। 2015 में चुनाव आयोग ने अहमदाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन द्वारा डिजाइन किए गए विकल्प के साथ उपरोक्त में से कोई नहीं के लिए प्रतीक की घोषणा की। इसके पहले मांग थी कि चुनाव आयोग नोटा के लिए गधे का प्रतीक आवंटित करे, लेकिन चूंकि ये थोड़ा असम्मानजनक प्रतीक होता, ये सोचकर चुनाव आयोग ने आवंटित नहीं किया। और फिर क्या करेंगे आप? दूर दराज के इलाकों से जुड़े शासन, संचार और संसाधनों की समस्याओं पर प्रकाश डालेंगे। उनको एक्सप्लोर करेंगे और सोचेंगे, पता लगाएंगे कैसे इनको जल्दी से ठीक किया जाए। क्योंकि आप आईएएस ऑफिसर भी हैं, आपके कनेक्शंस हैं, आप सारे सारे बड़े अधिकारियों से कनेक्ट हैं, तो आप उन पर एक एक आवेदन दे सकते हैं कि आप यहाँ की समस्याएं, ये समस्याएं हैं, इन पर काम किया जाए।
इसके अलावा क्या करेंगे आप जो बड़े भारत के नेता हुए हैं, महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश को समृद्ध बनाने के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए, देश को आजाद कराने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, उनके उदाहरण देंगे, आप उनको मोटिवेट करेंगे। फिर आप कानून का उदाहरण लेंगे। आप आरटीआई, सामाजिक लेखा परीक्षा, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ और वेबसाइट, इन सब का बहुत बड़ा रोल है आज के जमाने में। आरटीआई के जरिए आप पता लगा सकते हैं कि सरकार की कौन सी योजना में कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। ऑडिट के जरिए आप पता लगा सकते हैं कि कहाँ कैसी स्थिति चल रही है। शिकायत निवारण जो प्रकोष्ठ बने हुए हैं, वहां पर आप भ्रष्टाचार की और या फिर धीमी प्रगति की सूचना दे सकते हैं। माई गॉव जैसी वेबसाइट पर जाकर आप अपनी समस्याओं को लिख सकते हैं। इस सब चीजों के बारे में लोगों को बताएंगे, जहां जाकर वे अपने सांसदों और विधायकों की शिकायत कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उनकी मायूसी कम होगी। और फिर स्वीप योजना के उद्देश्यों को सुगम बनाएंगे और उनको लागू करेंगे। स्वीप योजना जो मैंने भी आपको बताया था, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ साइट में स्वीप योजना दी गई है। जो कहता है कि सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता, स्वीप स्वीप का प्रयोग करें और अपने देश की मतदान प्रक्रिया में गंभीरता से भाग लें और देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में अपना योगदान दें। बैठकों के दौरान लोगों द्वारा उठाई गई सभी चुनौतियों और चिंताओं से आप एसडीएम, जिला कलेक्टर कार्यालयों को अवगत कराएंगे और इन कदमों से जो मिलने वाले जो परिणाम है और चुनाव में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की उम्मीद मिलेगी। लोगों को लगेगा कि आईएएस ऑफिसर हैं, इतनी गंभीरता से इन चीजों पे बात कर रहे हैं, इतने अधिकारियों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी समस्याएं कम होंगी और लोगों की निराशा कम होगी और वो बड़ी संख्या में मतदान प्रक्रिया में भाग लेंगे।